नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद है कुशल मंगल होंगे आप और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। रोज़ प्रयास चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी, एमसीक्यू लगा रहे होंगे आप। और चूंकि पॉलिटी क्लास में थोड़ा डिले हो गया, वो स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हुआ है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। और आगे ऐसा ना हो, ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा। तो पिछले क्लासेस में हमने प्रस्तावना और नागरिकता से जो संबंधित प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। तो अब आगे के क्लासेस में क्या करेंगे, हमने पहले लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि मौलिक अधिकार से शुरू करेंगे। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मतलब मौलिक अधिकार का जो थ्योरी पार्ट है वो देखेंगे। जब मौलिक अधिकार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग किस पे जाएंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, जहां पर जीएस आता है, पॉलिटी आती है, वहां पर मौलिक अधिकार से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो ना समझ में आए या फिर जो लग रहा हो कि याद नहीं हो पा रहा है, उसको नोट डाउन करते रहिएगा। देखिए, मैं भी इंसान हूं, मैंने भी याद किया, तो आप भी याद कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस लेके चलिए कि अगर मैंने याद कर लिया है तो आप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से पहले समझिए कि अधिकार होता क्या है ना। पहले आप समझिए कि अधिकार होता क्या है। ठीक है, ये अधिकार एक तरह से क्या है, दावा है। ठीक है, दावा कैसा, समाज द्वारा स्वीकृत। यहां पर प्रगतिशील समाज लिख लीजिए, प्रगतिशील समाज द्वारा स्वीकृत। प्रगतिशील समाज द्वारा स्वीकृत। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा आप, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए, दो चीजें होती हैं। एक आपने राज्य द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़े होंगे, जिसमें कई सारे, पढ़े नहीं होंगे तब भी सुन लीजिए कि उसमें पहले यहां देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अधिकार दो तरह के हैं। एक जो है, जिनको राज्य जिनकी राज्य स्वीकृति देता है, स्वीकृति प्लस गारंटी देता है। गारंटी। ठीक है, फिर यहां पर एक और है जो संसाधन के अनुसार, संसाधन की उपलब्धता के अनुसार, उपलब्धता के अनुसार। ठीक है, तो जो स्वीकृति और गारंटी देता है, स्वीकृति और गारंटी मतलब गारंटी देना इन द सेंस कि वो आपको उपलब्ध कराएगा ही कराएगा, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी व्यवस्था में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे आर्टिकल 359 और 358 क्या है ना, इस मामले में। चलिए, इसमें इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको ही बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोल देते हैं, मौलिक अधिकार। जिसके मन में चल रहा हो कि ये 368 358 59 कहां से आ गया, तो इंतजार करिए, भी समझ में आएगा। ये जिस संसाधन की उपलब्धता के अनुसार क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, यानी राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, ठीक है ना, राज्य के नीति सिद्धांत। ठीक, तो अब देखिए यहां पर इसकी स्वीकृति और गारंटी दे रहा है। अच्छा, सबसे बेसिक बात कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, शामिल है वो। देखिए, ये जो है भाग 3 में आता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसकी बात कही गई है। ठीक है, और ये जो डीपीएसपी है आपका, ये भाग 4 में आता है, और इसकी बात अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक की गई है। ठीक है, अब भाग 3 और 4 ये है, तो भाग 1 क्या था, भाग 2 क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए, हमने डिस्कस किया है। ठीक है, भाग 2 तो अभी करके ही आ रहे हैं हम लोग, तो कमेंट बॉक्स में बताइए भाग 1 और 2 क्या था। बाकी भाग 3 समझ में आ गया आपको, मौलिक अधिकार डीपीएसपी समझ में आ गया ना, कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, मौलिक अधिकार कहां से क्या हुआ। अब यहां पर 2-3 चीजें और देखिए, मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फटाफट सोचिए।
बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो नहीं सोच पा रहे हैं, काम करिए, है ना, रिवाइज करिए पिछले चैप्टर को। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार की बात। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहां से हम लोग मौलिक अधिकार की बात करना शुरू करते हैं कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। अच्छा, एक तरह से अगर ऊपरी ऊपरी देखा जाए तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, बताइए जरा। हाँ, आप सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कुछ लोग 7 बोल रहे हैं, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, कुछ लोग 6 बोल रहे हैं। तो जो 6 वाले हैं, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे यार इसको आवाज कैसे सुनाई दे रहा है, सब सुनाई देता है ना। चलिए, तो जो 6 वाले हैं वो बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। देखिए यहां पर कुछ आर्टिकल का समायोजन है उसमें, है ना, कि इतने से इतने आर्टिकल को हम लोग ये मौलिक अधिकार बोलते हैं, ये अधिकार बोलते हैं, फिर इतने से इतने आर्टिकल को ये बोलते हैं। समझिए कैसे। देखिए पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार डायरेक्टली कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किन किन अनुच्छेदों के बीच, या फलाना से। देखिए जैसे 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक कौन से अधिकार की बात की गई है? तो समानता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है। ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक बात की गई है? 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। ये 2 प्रकार के वो हो गए आपके। फिर अगला शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ये कहां से? अनुच्छेद 23 और 24 में। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको ध्यान देंगे कि यहां पर 23 और 24 में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो मैं इसको इतनी बार करा दूंगा, आपको इतना विश्वास रखिए, इतनी बार करा दूंगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। चीजों से जोड़ के याद करेंगे इसको, है ना। तो अब कंफ्यूज नहीं होंगे कि बलात् श्रम किस में है और बेगारी और वो मतलब जो हानिकारक कारखानों में या फिर खतरनाक उद्योगों में नियोजन से लेकर के है, रोजगार में लगाने के संबंधित है, और बलात् श्रम या बेगारी या बाल मजदूरी, ये सब चीजों से संबंधित कौन है, ये सब में कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है। चलिए, शोषण के विरुद्ध हो गया। फिर धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से है? ये 25 से लेकर के 28 में है, ठीक है। यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहां पर क्या है? सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, ये क्या है? 29 से लेकर के 30 तक, ठीक। अब अंत में क्या है अपना? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। अरे भाई साहब, ये तो यार कुछ ज्यादा बोल रहे हो तुम। कैसे? अनुच्छेद 31 तो बताए नहीं यार। अच्छा, अनुच्छेद 31 नहीं बताए, तो भाई साहब सुनिए। अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति से संबंधित चीजें थी। तो इसको क्या किया गया है? देखिए, इसको संविधान 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको उठा करके मौलिक अधिकार ना बना करके इसको क्या कर दिया गया है? आर्टिकल 300A में जोड़ करके इसको क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? विधिक या संवैधानिक अधिकार, जो ये बोल लीजिए, ठीक है। यहां पर क्या है? ये संपत्ति, एक संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक, या क्योंकि संविधान में लिखित है, ये संवैधानिक हो जाएगा, संवैधानिक या विधिक अधिकार, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो आर्टिकल जो है 31B वाला जो है उसमें डाल दिया गया था, 9वीं सूची में डाल दिया गया था कि उसका पुनरावलोकन ना हो सके। लेकिन अब क्या कर दिया गया? उसको एक तरह से विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। ध्यान रहेगा, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में हुआ था ये, ठीक। चलिए, तो इतना समझ में आ गया फंडामेंटल एक तरह से कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक उपचार, ठीक है। इतना इसको एक बार नोट करिए, फिर दोबारा सोचने की कोशिश करिए कि सबसे अंत में क्या है?
संवैधानिक उपचार की बात, जिसके तहत रिट वगैरह जारी किए जाते हैं। हम इसको देखेंगे, एक एक रिट को देखेंगे, क्योंकि रिट आपके क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में क्या होता है ना, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब बाकी परमादेश वाला बाकी रिट देख लेंगे, क्योंकि वो भी पूछने की संभावना है। ठीक, तो सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचार। ठीक है, चलिए अभी देखिए, मिटा दिया मैंने, सोचिए क्या था, बिल्कुल सही, क्या था, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, अब ये पढ़ लीजिए, क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, ध्यान है क्या है वहां पर। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहां से कहां तक, नहीं देख पाए क्या, 23 से 24 तक। चलिए ठीक है, 23 से 24। ठीक है, अगला देखिए चौथा नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक, 25 से लेकर के 28 तक। यहां से देख ही लिए होंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, पांचवा क्या है अपना, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, 29 से 30। लास्ट वाला क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप रुक जाइए थोड़ा। क्यों रुक जाइए, आप रुक के पहले सोचिए, कॉपी पेज पलट दीजिए, जहां पर नोट किया आपने वहां पेज पलट दीजिए। अब बताइए, पहला वाला क्या था, बिल्कुल सही। दूसरा क्या था, बिल्कुल सही। तीसरा क्या था, गड़बड़ कर दिए ना आप, बिल्कुल सही। चलिए अगली बार देखिएगा, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठवां क्या है। देखिए पहला क्या था अपना, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर के 24 तक। चौथा क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर के 28 तक। पांचवा क्या था, सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार, 29 से लेकर के 30 तक। छठवां क्या था, संवैधानिक उपचार, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से संरक्षण करता बोला जाता है मौलिक अधिकारों का, वो अधिकार था यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 22, जिसके तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, उनको हम लोग उसी अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमने जैसा कि बताया कि अच्छा, यहाँ पर एक कुछ कंफ्यूजन आ रहा होगा लोगों को कि भाई साहब बताए 12 से लेके 35 तक, अब यहां बताए समानता का अधिकार 14 शुरू कर दिए हैं। समाधान है, बाबा जी की बूटी में सब समाधान है। कैसे, देखिए क्या समाधान है कि देखिए अनुच्छेद जो 12 है, ठीक, और अनुच्छेद 13 है, ये डायरेक्टली मूल अधिकार नहीं है आपका, ये उसके सहयोग में अनुच्छेद है। कैसे, अनुच्छेद 12 जो है आपका, अनुच्छेद 12 में बोला गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे देखिए क्या बोला गया, अनुच्छेद 15 है, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है, राज्य नागरिकों के साथ 5 आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यहां पर जो राज्य शब्द है ना, राज्य शब्द, राज्य, ये कैसे क्या समझ में आएगा, कौन राज्य है कौन राज्य नहीं है, तो इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया, लिख लीजिए, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है, राज्य की परिभाषा में देखिए संघ की कार्यपालिका आती है, राज्य की कार्यपालिका विधायिका आती है, कार्यपालिका विधायिका संघ की भी आती है। ठीक है, वो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संस्था जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है, वो किस में आएगा, वो राज्य की डेफिनेशन में आएगा। इवन एलआईसी भी राज्य की परिभाषा में आता है। पीएसयू कंपनी जो होती हैं, जो अर्ध सरकारी कंपनियां होती हैं, वो भी क्या है, जैसे गेल हो गया है ना, ये सब जितनी कंपनियां हैं, ये सब भी क्या है, सरकारी में, ये राज्य की परिभाषा में शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए इवन सिंगल कर्मचारी भी जो आपका है, जो राज्य से सैलरी लेता है, वो भी राज्य की परिभाषा में आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो अनुच्छेद 12 क्या हो गया अपना, राज्य की परिभाषा हो गई। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग जोड़ के देखेंगे कि जो अनुच्छेद अपना, जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि जो 36 अनुच्छेद, वहां पर यह बोल दिया गया है कि जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वही राज्य की परिभाषा यहां भी है। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अब आता है मुद्दा अनुच्छेद 13 का, है ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कहानियां हैं। कहानियां क्या है, पहले बार समझ लीजिए अनुच्छेद 13 है क्या। अनुच्छेद 13 ये है, इसमें यहां पर विधि की परिभाषा दी गई है। विधि का अर्थ मान लीजिए, विधि का अर्थ बताया गया है यहां पर। अब विधि के अर्थ में क्या बोला गया है, संसद द्वारा कानून, ठीक है, अध्यादेश, ये सारी चीजें, नियम, विनियम, उपनियम, नियम, विनियम,
उपनियम, ये सारी चीजें क्या है आपकी, और भी एटसेट्रा जो है चीजें, वो क्या है विधि के अर्थ में आएंगी। लेकिन सवाल यहां पर ये आया, यहाँ पर डिबेट का मुद्दा ये बना है जहां से संविधान संशोधन का क्वेश्चन बनता है, और कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस जजमेंट में ये बात कही गई थी, किस जजमेंट में नहीं कही गई थी, तो वो भी सवाल देखेंगे हम यहाँ पर, इसीलिए इसको बता रहा हूँ इतना इलोबरेट करके। ठीक है, समझिए क्या है यहाँ पर सवाल उठा एक कि क्या संविधान संशोधन, तब तक आप सोचिए कि संविधान संशोधन संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन विधि है, विधि के अंतर्गत आएगा। क्या संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आएगा? देखिए, अब देखिए यहां पर हमने गलती कर दी। गलती क्या कर दी? गलती क्या कि छूट गया हमारा। देखिए ये जो विधि का अर्थ है ना, 13 में भी कई सारे पार्ट हैं, 13 में भी कई सारे पार्ट हैं। तो हम देखिए जब भी किसी अनुच्छेद के पार्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? क्लॉज। क्या बोलेंगे? क्लॉज। और हमेशा स्मॉल में लिखेंगे। कभी भी देखिए जैसे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो कि अनुच्छेद 4A है, ठीक है, और अगर ऐसे लिखा हो तो अनुच्छेद 4 क्लॉज ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये कैपिटल वाला अपने में पूरा एक अनुच्छेद है, और ये जो स्मॉल वाला था वो उसका एक सब पार्ट होता है। तो ऐसे ही ये जो अनुच्छेद 13 है उसका एक सब पार्ट है सी, तो सी के अंतर्गत ये आया है। या तो सी लिख लीजिए या तो तीसरा भाग लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। तो तीसरा जो सब क्लॉज था, क्लॉज 13 क्लॉज 3 में ये बात कही गई थी। ठीक, अब देखिए हम लोग 13 क्लॉज 1 13 क्लॉज 2 देख लेते हैं, जो कि छूट गया था अपना। 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है? 13 क्लॉज 1 ये बोलता है कि वो कोई भी विधि उस हद तक शून्य मानी जाएगी, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, वो कोई भी विधि या कानून उस हद तक शून्य माना जाएगा जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को सीमित करता हो। मौलिक अधिकार के लागू, अब समझिए, इसको मत नोट करने लगिएगा। मौलिक अधिकार के लागू होने में कोई कानून जिस हद तक वो एक तरह से सीमा लगा रहा है उस पर, उस हद तक वो शून्य मान लिया जाएगा। जैसे आपका एक आईटी एक्ट था, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 का, ठीक है, उसका जो सेक्शन 66A है, उसको क्या है, वो मौलिक अधिकार को, मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहा था, बाधित कर रहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा था, तो इसलिए उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही आपका आईपीसी का सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, इसको भी क्या कर दिया गया? शून्य कर दिया गया। ठीक है, मतलब उसको अपराध था तो वहां पर अपराध उसको नहीं माना गया है अब। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। दोबारा सुन लीजिए, अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है? वो कोई भी विधि उस हद तक शून्य मानी जाएगी, उस सीमा तक शून्य मानी जाएगी जब तक वो किसी मौलिक अधिकार को सीमित कर रही हो। ठीक है, चलिए, ये अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 में था। अब अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 क्या है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में यह बोला गया है कि स्वतंत्रता से पहले, ये आईपीसी वाला एग्जांपल हालांकि उसी के लिए था, दूसरे वाले आर्टिकल के लिए था। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले के भी कानूनों को, के भी कानून उस हद तक शून्य होंगे जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को सीमित करेंगे, मौलिक अधिकार को सीमित करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले के भी कानून उस हद तक शून्य होंगे जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को सीमित करेंगे। जैसे आईपीसी अपना स्वतंत्रता के पहले का है ना, आईपीसी का 377, ये क्या हो गया? शून्य घोषित हो गया, तो ये साबित हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो 2 अनुच्छेद हो गए इसके। अब हम लोग मेन बात करते हैं विधि के अर्थ पे, ध्यान रहेगा। चलिए, और यहां पर देख लीजिएगा, विधि की जो बात है, नियम उपनियम हो गया ना, यहां पर रूढ़ी परंपराएं है ना, रूढ़ियां परंपराएं, ये सब क्या, ये सब भी विधि मानी जाएंगी, और ये विधि उस हद तक शून्य होंगी जहां तक वो मौलिक अधिकार का हनन कर रही होंगी। ठीक है, चलिए, अब यहां पर बात आई संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन विधि है कि नहीं है? ठीक है, तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 368। कुछ लोगों ने बता दिया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो संविधान संशोधन की बात आ गई, तो यहां पर देखिए बवाल मचा।
बवाल क्या मचा कि कुछ लोग थे मौलिक अधिकार को सीमित करना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक शंकरी प्रसाद केस आया। क्या आया? शंकरी प्रसाद। इसकी व्याख्या के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सब शंकरी प्रसाद वाद आया एक 1951 में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 जो है वो विधि नहीं है। मतलब अनुच्छेद 368 के तहत आप संशोधन करके मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको सीमित कर सकते हैं। तो ये तो गलत है भाई साहब, हैं, ठीक है। लेकिन देखिए उस समय सरकार, देखिए समझिए, जब जब भारत का इतिहास रहा है ये, जब जब सरकार बहुमत में रही है, पूर्ण बहुमत में रही है, तब तब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट उससे प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहां देखने को मिली थी। हालांकि उस समय कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन एक पक्ष ये भी है उसका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही एक पक्ष है, सिर्फ ये भी एक पक्ष है, ठीक है। शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया? 368 जो है वो विधि नहीं है। आप 368 के तहत जो संसद को संशोधन करने की शक्ति दी गई है संसद में, संविधान में, उसके तहत वो संविधान मौलिक अधिकार को सीमित कर सकता है, बदलाव कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये एक ये हो गया। अब दूसरा क्या आया, यहां देखिए, चलिए ऊपर देखिए। शंकरी प्रसाद के बाद एक आए सज्जन सिंह। लेकिन सज्जन सिंह आए तो, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? इन द सेंस कि इनके भी सेम जजमेंट आ गया। सेम जजमेंट आ गया क्या? कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, नहीं, कि ये संविधान संशोधन जो है विधि के अंतर्गत नहीं आता है, और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट आल्सो, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को भी संसद संशोधित कर सकती है, ठीक। ये तो बात हो गई शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की। फिर आए गोलकनाथ वाले, याद है जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था? गोलकनाथ क्या था सन? केस का सन क्या था गोलकनाथ वाद का? बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल सही, क्या था? 1967, ठीक है। तो इसमें बोल दिया गया कि भाई साहब ठहरिए, क्या? अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन का शक्ति दिया गया है वो 13 क्लॉज 3 के विधि शब्द के अंतर्गत शामिल है, विधि है, ठीक है। ध्यान रहेगा। गोलकनाथ वाद में क्या बोल दिया गया? 1967। यहां सन भी याद रखिएगा, अभी कालक्रम समझ में आएगा कैसे क्या घटना घटित हो रही है। गोलकनाथ वाद में बोल दिया गया 1967 में कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है संसद को, वो क्या है? 13 क्लॉज 3 के तहत एक तरह से विधि है, ठीक। अब सब लोग बौखला गए, भाई साहब अरे ऐसे कैसे हो गया, ठीक। अब देखिए क्या हो गया। आ गई इंदिरा गांधी। कौन आ गई? इंदिरा गांधी। बोली ऐसे कैसे हो जाएगा, रुको हम बताते हैं। उन्होंने कहा किया भाई साहब, 24वां संविधान संशोधन ही कर दिया। क्या कर दिया? 24वां संविधान संशोधन कर दिया। लो हम पूरा संविधान ही बदल डालेंगे। अब रोक के दिखाओ। क्यों? क्योंकि इस समय वो पूर्ण बहुमत में थी, ठीक है। कब किया इन्होंने? 1971 में। 67 में जजमेंट आया, 71 में ये जैसी बहुमत में आई वो पूर्ण बहुमत में खेल कर दिया इन्होंने। अब इसमें क्या बोल दिया इन्होंने? इसमें क्या किया इन्होंने? क्या किया? 13 अनुच्छेद 13 में एक नया क्लॉज जोड़ दिया। क्या? 13 क्लॉज 4 या 13 क्लॉज डी बोल लीजिए, ठीक है। 13 क्लॉज 4 जोड़ दिया इन्होंने, ध्यान रहेगा। अब 13 क्लॉज 4 में क्या बोल दिया कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, यहां सुन लीजिए ध्यान से, संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। यहां पर ये लिखिएगा संविधान संशोधन अनुच्छेद या आर्टिकल लिख लीजिए, अनुच्छेद आर्टिकल 13 के विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, और संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा।
अनुच्छेद, इन्होंने क्या किया, 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1971 में नया एक अनुच्छेद ही जोड़ दिया, 13 क्लॉज 4। अब इसमें क्या बोल दिया इन्होंने, संविधान संशोधन जो है, लो इन्होंने डायरेक्ट संविधान में लिख दिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, मतलब हटाओ किनारे, क्या बोल दिया इन्होंने, सीधे संविधान में ही लिखवा दिया कि संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 वाला, ठीक है, आर्टिकल 13 के विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है और संसद मौलिक अधिकार को परिवर्तन कर सकती है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब जागे भाई साहब केशवानंद भारती साहब। कौन जागा, केशवानंद भारती। अब जिन्होंने पहले क्लास की है प्रस्तावना वाली, उनको याद होगा कब जागे थे वो, ठीक है, जागे तो बहुत पहले थे, लेकिन उनको जागा वो कब माना गया, जब उनका जजमेंट आ गया, उनके केस का जजमेंट आ गया। क्या, केशवानंद भारती वाद कब हुआ था ये, 1973 में। इन्होंने क्या बोला, मैडम रुक जाइए, कैसे रुक जाए भाई, ऐसे कैसे रुक जाए, हम बोल रहे हैं रुक जाइए कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, केशवानंद भारती भाई साहब सही कह रहे हैं। कैसे सही कह रहे हैं, ऐसे सही कह रहे हैं कि आपको, आपकी बात सही है जो आपने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है। चलिए हम आपकी बात को और विस्तारित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, संसद भाई साहब संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, इंक्लूडिंग प्रस्तावना। मैडम खुश हो गई, अरे वाह, ये तो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं। लेकिन बोले रुक जाइए भाई साहब, ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्होंने क्या बोला कि आप कर तो सकती हैं, लेकिन एक क्या रहेगा, मूलभूत ढांचा भी समझिए मैडम, मूलभूत ढांचा। अब मूलभूत ढांचा क्या है भाई साहब, मूलभूत ढांचा वो है जिसके मतलब जिसका संविधान में रहना अनिवार्य है और उसमें कोई भी संसद परिवर्तन नहीं कर सकती है। मतलब मूलभूत ढांचे को छोड़ करके संसद के पास ये शक्ति है, प्रस्तावना हो, मौलिक अधिकार हो, किसी भी चीज में हो, वो परिवर्तन कर सकती है। ठीक, अब तो ये बात खत्म हो गया भाई साहब। ठीक है, तो इसलिए उसका जो पार्ट था कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो चीजें समाप्त हो गई। ठीक, अब यहाँ पर संविधान संशोधन की शक्ति है ना, न्यायिक पुनरावलोकन है ना, संसदीय व्यवस्था और पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, ये सब क्या है, मौलिक ढांचे हैं। ठीक है, मूलभूत आधार है संविधान के। तो इसमें क्या बोल दिया गया कि आप जो है संविधान संशोधन, मतलब इसमें एक तरह से कर दिया गया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, मतलब संविधान मौलिक अधिकार भी मौलिक ढांचा है। क्या है, मौलिक ढांचा एक तरह से। तो संविधान संशोधन के माध्यम से आप मौलिक ढांचे को सीमित नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बात था पूरा। केस किस्सा याद रखिएगा, किसमें क्या बोला गया था वो भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 13 तक समाप्त हो गई चीजें। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14, जहां से अपने एक तरह से डायरेक्ट मूल अधिकार जहां हमने मिले हुए हैं वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या बोलता है, अगर उसकी भाषा देखी जाए तो उसकी भाषा ये है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। हाँ हाँ, सही सुन रहे हैं आप। लाल पेन ट्राई किया जाए क्या, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समक्ष समता प्लस विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ध्यान रहेगा, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब बता रहा हूं मैं, टेंशन मत लीजिए, मतलब बता रहा हूं। अब देखिए, विधि के समक्ष समता, यहां पर इसका मतलब कि ये देखिए लिया कहां से गया, पहली बात ये ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ पढ़ा था हमने, रूल ऑफ लॉ मतलब विधि का शासन। अब विधि के शासन हमने क्या समझा था, विधि का शासन कि इसमें विशेषाधिकार का अभाव रहेगा। क्या रहेगा, विशेषाधिकार का अभाव। ठीक है, मतलब कानून सबके लिए, मतलब कानून का ही शासन होगा, ये चीज याद रखिएगा। लिखित में जो कानून है उसी के साथ शासन चलेगा। और विधियों का समान संरक्षण क्या है, मतलब समान वर्ग के लिए, समान वर्ग के लिए समान कानून, समान विधि।
विधि या कानून जो भी कह लीजिए, या भिन्न वर्ग के लिए, भिन्न वर्ग के लिए भिन्न कानून, भिन्न कानून। ध्यान रहेगा, दोनों बातें कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए अगर कहीं व्यवस्था कर दी जा रही है कि फलाना जो एक तरह से रहेगा कानून वो सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगा, तो वहां पर क्या है, महिला वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए समान विधि है। अब महिला वर्ग में वो जो कानून रहेगा वहां पर किसी विशेष महिला को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। वहां पर जो लिखित में कानून रहेगा महिला वर्ग के लिए वो विधि का शासन, वही शासन होगा, ठीक है। किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा वहां पर, ठीक। ध्यान रखिए ये चीज। आर्टिकल 14 समझ में आ गया आपको, विधि के समक्ष समता। इसको देखिए मेन जो थीम है ना आपका, याद रखिए विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। कई बार ये शब्द ही पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 के लिए थोड़ा तैयार रहिए, है ना। अनुच्छेद 15 में कई सारी चीजें सीखेंगे हम लोग। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस का जो आपका शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलता है आपको, वो कैसे मिलता है, ठीक है, वो किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब वो संविधान संशोधन कब हुआ, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए जरा, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए। अनुच्छेद 15, ठीक। इसमें कई सारे क्लॉज हैं। पहला क्लॉज क्या बोलता है, पहला क्लॉज बोलता है, अच्छा सुन लीजिए, आप लोग बार बार लिखने में टाइम लगा रहा है, सुन लीजिए क्या है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 ये बोलता है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ, राज्य किसी भी नागरिक के साथ 5 आधार पर, क्या 5 आधार हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, इन 5 आधारों पर, मैं 5 क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा मैं। जब अनुच्छेद 16 की बात करेंगे हम लोग तब इन 5 चीजों का काम आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 5 संख्या याद रखिएगा, और क्या क्या है वो भी नोट कर लीजिए। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। इधर उधर हो जाएगा लेकिन चीजें वही हैं। तो राज्य जो है किसी भी नागरिक के साथ, अच्छा मैं यहां पर जस्ट सुन लीजिए, पहले इसके बाद बताऊंगा। धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 है, ठीक। अब क्लॉज 2 समझने से पहले चलिए इसको पूरा समझ लिए फिर बताएंगे हम। बोलो, जो नागरिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, वो नागरिक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, उस नागरिक शब्द का ही महत्व है, ठीक है। आपने सवाल तब तक मैं आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं, गूंजता रहेगा कि वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, और वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं या मौलिक अधिकार हैं जो विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं या किसी भी नागरिक को मिले हुए हैं जो भारत में उस समय है, ठीक है। तो अभी बताएंगे, इसको डिस्कस करेंगे, तब तो दिमाग में बुझने दीजिए आपके, है ना। जिसको पता होगा सोच लिया होगा, मुस्कुरा रहा होगा। चलिए, तो इसके अनुच्छेद 2 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद 2 में बोला गया है कि 15 क्लॉज 1 के तहत, अनुच्छेद, इसको लिख लीजिए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के तहत किसी के साथ, किसी के भी साथ, इसमें 2 चीजें हैं क्लॉज 2 में, ए है और एक बी है, 2 चीजें अभी बताता हूं क्या। ए क्या है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के तहत किसी के भी साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बी में क्या बोला गया है, सार्वजनिक तालाब, इसी आधार पर सार्वजनिक तालाब, क्योंकि यह प्रथा उस समय ज्यादा चल रही थी इसलिए इसको लिख भी दिया गया। सार्वजनिक तालाब व कुएं से पानी भरने के लिए मना नहीं करेगा, पानी भरने के लिए मनाही नहीं रहेगी, पानी भरने के लिए मनाही नहीं रहेगी, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीज, क्लॉज 2 का ए बी, मतलब आप समझ लीजिए, भले ही इतना डिटेल नहीं याद रख रहे हैं तो चीजें समझ लीजिए चल क्या रही हैं इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 15 क्या है, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके क्लॉज 2 में क्या है कि किसी के साथ सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक तालाब या कुएं पानी भरने से भी, इवन सार्वजनिक स्थल पर क्या है, शॉपिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, है ना, पार्क हो गया, यहाँ पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया सकता कि आप फलाने जाति के हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप ईसाई हैं, आप पारसी हैं, ठीक है, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें कब बोल पाएंगे आप, जब आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार की है क्या वो मौलिक अधिकार, तब वो जीवन में लागू हो पाएगा ना। चलिए, अब यहाँ पर
अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 ये बोलता है कि राज्य जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। क्लॉज 3 क्या बोलता है? राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। कानून बना सकता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। अब देखिए यहां पर क्या किया गया। अब देखिए यहां पर थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाद में मिटेगा भी नहीं ना, देर हो जाएगी तो सूख जाएगा। अनुच्छेद 3 हो गया, इसको रोक करके नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए क्लॉज 4 कैसे आता है। पहले ये था नहीं, 15 क्लॉज 4 था नहीं, इसको पहले फर्स्ट संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से क्या जोड़ा गया, इसमें ये जोड़ा गया। देखिए क्या जोड़ा गया कि चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, चलिए इसमें क्या जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जितनी बातें कही गई हैं वो, और अनुच्छेद 29 क्लॉज 2, 29 में भी एक बातें हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित, 29 क्लॉज 2 और 15 में जो भी बातें हैं उनके आधार पर राज्य, मतलब ये दोनों अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक, यहां ध्यान दीजिए शब्द क्या बोला मैंने, सामाजिक, इससे शब्द सवाल बनते हैं, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग प्लस एससी या एससी एसटी वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान करने से ये दोनों अनुच्छेद उसको रोक नहीं सकते राज्य को। ठीक है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 राज्य को इन आधार पर, मतलब कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग और एससी एसटी के लिए या एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान करने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है, सामाजिक शैक्षणिक या एससी एसटी वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। ध्यान रहेगा, शहरी संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है, ध्यान रहेगा। 15 क्लॉज 4। अब 15 क्लॉज 5 में आ जाइए, इसको जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन, ये शायद 2005 है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार गूगल से, गूगल डालिए फटाफट चेक हो जाएगा। ठीक है, संशोधन, मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट भी कर दीजिएगा। 93वें संविधान संशोधन 2005, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि निजी शिक्षण संस्थानों में स्पेसिफिकली बोल दिया गया, यहां पर जब चीजें बोली गई ना, इन आधारों पर इनके शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिलेगा, तो यहां क्या बोल दिया गया, निजी वाले में भी, वो सरकारी के लिए लागू हो गया था, तो यहां क्या कर दिया गया, निजी शिक्षण संस्थान जो प्राइवेट वाले रहते हैं वहां पर भी, निजी शिक्षण संस्थान में भी सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी और एसटी, ठीक है, वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण रहेगा। ये दोनों शब्द ध्यान रखिएगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग। ठीक है, तो 93वें संविधान, यहां पर देखिए निजी शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वाले नहीं, यहां पर ब्रैकेट में अल्पसंख्यक लिख करके काट लीजिएगा कि अल्पसंख्यक वाले नहीं, या लिख लीजिएगा अल्पसंख्यक वाले नहीं है। ठीक है, अल्पसंख्यक भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, तो उनके शिक्षण संस्थानों में ये आरक्षण नहीं लागू होगा, केवल प्राइवेट वालों में और गवर्नमेंट वाले में। ठीक, तो सब गवर्नमेंट वाले में इसके तहत हो गया, प्राइवेट वाले में क्लॉज 5 के तहत हो गया, अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के तहत हो गया 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत की निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग या एससी एसटी के वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, शैक्षणिक आधार का शैक्षणिक आरक्षण। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 5। अब देखिए आता है अनुच्छेद 6 नहीं, 15 क्लॉज 6। ठीक है, 15 क्लॉज 6 में क्या बोला गया, इसको जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन से। बिल्कुल सही, जोड़ लिया आपने,
2019, 103वां संविधान संशोधन 2019, जिसके तहत क्या आया, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भी 10% आरक्षण की बात की गई। शैक्षणिक संस्थानों में, यहां पर 15 अनुच्छेद 15 वाले में क्या है, शैक्षणिक संस्थान की बात है। जो रोजगार वाले में देखेंगे हम लोग, वो कहां देखेंगे, उसमें देखेंगे अनुच्छेद 16 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में 103वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है, और EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये चीज बात बोल दी गई, तो अपना अनुच्छेद 15 पूरा हो गया। अब अनुच्छेद 15 दोबारा सुन लीजिए, क्या सुन लीजिए, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 में क्या बोला गया है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, दो पार्ट हैं इसमें। पहला क्या, अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे शॉपिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे पार्क हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, कोई भी जगह हो। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर। और इसी में दूसरा पार्ट क्या था कि सार्वजनिक कुआं और सार्वजनिक तालाब से पानी भरने के लिए मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद क्लॉज ये 15 क्लॉज 3 में क्या बोला गया है, 15 क्लॉज 3 में ये बोला गया, पहले ये 15 क्लॉज 3 में ये बोला गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक, और अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 में क्या बोला गया, पहले संविधान संशोधन के माध्यम से ये बोला गया कि जो अनुच्छेद 15 है के जो प्रावधान है वो, और अनुच्छेद 29 के जो प्रावधान है वो, ये जो दोनों प्रावधान हैं ये राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या SC/ST वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकते हैं। ये जो भेदभाव की मनाही की गई है ना, वहां पर वो भेदभाव कर सकता है राज्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बात बोला गया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 में क्या बोला गया है, ये 93 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 2005 में। क्या जोड़ा गया कि निजी संस्थानों में शैक्षणिक आरक्षण की व्यवस्था इन वर्गों के लिए, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े और SC/ST वर्ग के लिए निजी संस्थानों में शैक्षणिक रूप से आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, निजी संस्थान मतलब अल्पसंख्यक संस्थान की बात नहीं है यहां पर। अब अनुच्छेद 6 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में क्या बोला गया, इसको जोड़ा गया अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से। और इसमें क्या जोड़ा गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो है शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण लागू होगा। ठीक, चलिए इतना ध्यान रहेगा। अगला देखिए अनुच्छेद 16। जिसको बोरिंग लग रहा हो वीडियो स्किप कर सकता है, फिर पेपर में क्वेश्चन उसको स्किप कर देगा। बाबू भैया आगे बढ़ो, हाँ सीधे बोलेगा बाबू भैया आगे बढ़ो, हाँ इधर मुंह ना दिखाओ, चलो 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 जल्दी फुर्ती में आगे बढ़ो। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। ठीक है, अनुच्छेद 16 में भी कई सारे क्लॉज हैं, 6 क्लॉज इसमें भी हैं। इसमें क्लॉज 1 क्या बोलता है कि लोक नियोजन इन द सेंस कि रोजगार में, सार्वजनिक सरकारी नौकरी में लोक नियोजन में अवसर की समता रहेगी। अवसर की समता का मतलब क्या है कि सबको समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षाएं सबके लिए होंगी और उसमें कुछ जो पहले से पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए अवसर की समता वहीं से मेंटेन किया गया आरक्षण का व्यवस्था लागू करके, क्योंकि सब लोग समान स्तर पर नहीं है, तो जो पिछड़े हैं उनको बराबर करके थोड़ा आरक्षण देकर के बराबर लाया जाए, फिर उनको समान अवसर दिया जाए। ठीक, तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद 1 हो गया, क्लॉज 1 हो गया। अब क्लॉज 2 क्या बोलता है, क्लॉज 2 ये बोलता है कि अब देखिए वहां पर हमने 5 आधार पढ़े थे, यहां पर 7 आधार हैं। क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश, ठीक है कितने हो गए, 3 2 5। ठीक, अब 2 क्या है, उद्भव व निवास स्थान। राज्य जो है इन 7 आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ध्यान रहेगी ये चीज, वहां पर कितने थे, 5 आधार थे, इसलिए मैंने बोला ध्यान रखिएगा उसको। वहां पर 5 आधार थे, यहां पर 7 आधार हैं। क्या 5 वही हैं, 2 चीजें जुड़ गई हैं, उद्भव
और निवास स्थान, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसका निवास स्थान कहाँ है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, ये दूसरे आर्टिकल दूसरे सब क्लॉज में बोला गया है, अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 में। अब अनुच्छेद 16 क्लॉज 3 में क्या बोल दिया गया, यहीं पर उल्टी बात बोल दी गई। क्या बोल दिया कि इसको अपवाद के रूप में ले लीजिए, अपवाद डाल दिया गया यहाँ पर। क्या कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन संसद कानून बनाकर, संसद द्वारा कानून बनाकर। ठीक है, चलिए, इसीलिए बाकी स्टेट में देखते हैं ना आप लोग कि उनके स्टेट के लिए जो है ज्यादा आरक्षण, ज्यादा सीटें रहती हैं, अदर स्टेट के लिए कम सीटें रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी जो एमपी पुलिस और इन सब चीजों का भर रहे होंगे, बिहार पुलिस का, उनको तो पता होगा कि अन्य स्टेट के लोग वहां पर जनरल में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तब अनुच्छेद ये 3 हो गया। अब अनुच्छेद 3 नहीं, 16 क्लॉज 3 में, अब 16 क्लॉज 4 क्या है, 16 क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6। ठीक है, देखिए 16 क्लॉज 4 एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, उसको समझ लेते हैं पहले क्या है अनुच्छेद 16 क्लॉज 4, उसको डिस्कस करना है ढंग से। उसमें कई सारी चीजें हैं। अभी एक दो समिति पढ़ेंगे, उनके सन भी पूछे जा सकते हैं कि ये समिति कब गठित हुई थी, किस पर्पस के लिए गठित हुई थी। ठीक है, चलिए, अब यहां पर जो भी पिछले आपने देखा था ना अनुच्छेद 15 में कि 2 आधार थे पिछड़े वर्ग के, क्या, एक था सामाजिक और एक शैक्षणिक। तो यहां पर अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में क्या बोला गया है कि सामाजिक, केवल सामाजिक है, यहां शैक्षणिक शब्द याद नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा था, यहां पर केवल सामाजिक शब्द है। सामाजिक आधार पर पिछड़े वर्ग या एससी और एसटी, ठीक है, दोनों ले जा सकते हैं। इनको जो है लोक नियोजन में आरक्षण, इनका मतलब जहां पर राज्य की सेवा में जहां पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां पर आरक्षण की बात की गई है, वहां पर आरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, राज्य की जिस भी सेवा में सामाजिक आधार पर पिछड़े वर्ग या एससी एसटी वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां पर आरक्षण लागू किया जा सकता है। ठीक है, आरक्षण किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 में बोला गया है। अब ये बात तो बोल दी गई संविधान में, लेकिन इसके लिए किया गया 1953 में क्या किया गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए ध्यान से। 1953 में क्या बोला गया, 1953 में काका कालेलकर समिति बनाई गई, काका कालेलकर समिति बनाई गई, इसी के लिए कि आप जो है एक तरह से एक ऐसे वर्ग का पहचान करिए जिसको आरक्षण दिया जा सके। इन वर्ग का, सामाजिक आधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों का पहचान करिए, कौन कौन सी जातियां उसमें शामिल होंगी, उनको आरक्षण कितना क्या दिया जाए, जनसंख्या के अनुपात में कैसे क्या रहेगा सिस्टम, उसको किया गया। ठीक है, तो ये काका कालेलकर समिति बनाई गई, सफल नहीं हुआ। ठीक, 1978 में क्या बनाया गया, बीपी मंडल आयोग। क्या बनाया गया, मंडल आयोग, बीपी मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया गया। मंडल आयोग, इसने क्या बताया कि ओबीसी की जनसंख्या टोटल कितनी है, 54% है। अब इसको क्या किया जाए, इसको बोला इन्होंने ओबीसी नाम दिया, एक ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इन 54% को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, इसलिए आपको 27% आरक्षण आजकल मिलता है जो ओबीसी में आते हैं। ठीक है, मंडल आयोग ने ये बात कही, इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1980 में, रिपोर्ट इन्होंने 1980 में दिया था। ठीक है, ध्यान रहेगा, मंडल आयोग बना था इसी आर्टिकल के तहत, इसी आर्टिकल को लागू करने के लिए मंडल आयोग बना 1978 में। इन्होंने क्या बोला, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक है, 54% जनसंख्या ओबीसी की टोटल, ये बातें हो गई। ठीक, अब देखिए यहां पर जब आरक्षण की बात आई, तो आप जब भी आरक्षण, जिन्होंने ढंग से पढ़ा है पॉलिटी, उन्होंने देखा होगा कि इंदिरा साहनी केस चेक कर लीजिएगा एक बार, इंदिरा साहनी केस आता है एक। ठीक है, इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की बात की गई है, उसमें एक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
अब कुछ लोग बताएंगे इंदिरा साहनी केस कब हुआ था या जजमेंट कब आया था उसका, 1992 में। कब आया था? 1992 में। ध्यान रहेगा? चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, ध्यान रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रहेगा तो। हमारा पोछा थोड़ा कम काम कर रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, माफी चाहेंगे उसके लिए। देखिए अब इंदिरा साहनी केस, आपने चर्चा में सुना होगा ना कि 50% आरक्षण ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब चीजें इसी से आई थी। इंदिरा साहनी केस 1992, इसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए क्या है इसमें। कुछ दिशा निर्देश दिए गए। क्या दिशा निर्देश दिए गए? पहला बात बोला गया कि जाति को वर्ग माना जा सकता है, जो सामाजिक रूप से एक पिछड़ा वर्ग है उसमें जाति को एक वर्ग माना जा सकता है, ठीक। दूसरा, कुल पदों का 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक, ध्यान रहेगा, कुल पदों पर 50% ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात क्या बोली गई? तीसरी बात यह बोली गई कि सामाजिक और शैक्षणिक तो आधार हो सकता है, लेकिन आर्थिक आरक्षण, आर्थिक आधार पर पिछड़ापन ये आधार नहीं हो सकता है। और इसी आधार पर इसको जो अपना 103वां संविधान संशोधन 2019 का है, इसको चैलेंज भी किया गया था, लेकिन उसको हटाया नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल मान लिया है, ठीक है, जजमेंट आया था अभी। तो ये हो गया। और ये बोला गया कि ओबीसी में भी आप एक क्रीमी लेयर डिक्लेयर करिए, क्योंकि ओबीसी के सभी वो वर्ग आरक्षण के लिए पात्र तो है नहीं, जो उसका ऊपरी वर्ग है वही सिर्फ आरक्षण का लाभ ले रहा है, इसलिए ओबीसी में भी एक तरह से क्रीमी लेयर एक तरह से आप लागू करिए, ठीक। तो ये बातें बोल दी गई थी इसमें इंदिरा साहनी केस में, इसको आप स्किप भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 की बात हो गई। अनुच्छेद 16 क्लॉज 5 में क्या है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 5 में यह है कि अगर कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान है, ध्यान सुनिए, नोट भी कर लीजिए, अगर कोई धार्मिक और सांप्रदायिक संस्थान है तो उसमें केवल उस धर्म के या संप्रदाय के लोगों की ही नियुक्ति होगी, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, क्या बोला गया अनुच्छेद 16 क्लॉज 5 में कि अगर कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान है, कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें केवल उसी धर्म या संप्रदाय के लोगों की नियुक्ति होगी, ठीक। अब आते हैं अपना खेला वाले बाबू, जो पूछे जाते हैं। वहां पर क्या था? 15 क्लॉज 6, यहां पर क्या है? 16 क्लॉज 6। इनको भी क्या जोड़ा गया? 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अच्छा भाई साहब, 3 बार हम बता चुके हैं, एक बार आप बता दीजिए कि इसका सन क्या है, बता दीजिए। बिल्कुल सही, क्या है? 2019, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया? यही चीज, सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गड़बड़ हो गया थोड़ा, है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग को लोक नियोजन में 10% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। अनुच्छेद 15-16 आरक्षण की बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और 16-15 में क्या क्या लफड़ा था? 16-15 जो था शैक्षणिक संस्थानों के लिए था, ये लोक नियोजन के लिए था, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, इतना ही है 15 में क्लॉज। अच्छा, एक चीज और देखिए, जो 16 क्लॉज 4 के बाद पढ़ा ना आपने, वो छूट गया। 16 क्लॉज 4 के बाद क्या किया गया? 16 क्लॉज 4 के बाद क्या किया गया? उसमें क्या बोला गया था कि आरक्षण दिया सकता है जहां पर उनका पर्याप्त तो प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा। और इंदिरा साहनी में केस में यही बोला गया था कि आरंभिक स्तर पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, मतलब प्रमोशन होता है ना, प्रमोशन, उसमें यह बोला गया कि आरंभिक स्तर पर प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा इन वर्गों को। लेकिन 77वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1991 है शायद, संविधान संशोधन के तहत 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए जोड़ दिया गया, ठीक है, सब क्लॉज ए जोड़ दिया गया। इसमें क्या बोला गया? इसमें यह बोला गया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा, इसलिए इनको मिलता भी है पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। तो 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए भी है, ध्यान रखिएगा। 16 क्लॉज ए, अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा 4A, ठीक। तो ये अनुच्छेद जोड़ दिया गया एक तरह से 4A, ठीक, ध्यान रहेगा। पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई, ठीक। अब देखिए, एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, सवाल क्या पूछता हूं? क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है? क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है? आप बताइए इसका उत्तर। क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है? ऐसे मुंह से बोलने से नहीं होगा, वीडियो रोक करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब वहां पर देखेंगे कौन कौन आंसर कर रहा है, ठीक है। क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है?
तो उत्तर है नहीं, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य पर डिपेंड करता है कि उस आरक्षण को लागू करने के लिए उसके पास संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है, तब वो ये आरक्षण लागू करेगा। राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। ये किस में आया था? उत्तराखंड केस में आया था। उत्तराखंड का एक वाद हुआ था, उत्तराखंड वाद में ये निर्णय दिया गया था। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये उत्तराखंड वाद में क्या बोला गया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जो आप लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं हमारा मौलिक अधिकार तो, हमारा मौलिक अधिकार तो, आरक्षण राज्य के ऊपर निर्भर करता है। राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्भर करता है कि वो आपको आरक्षण देता है कि नहीं देता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17, आज हम लोग अनुच्छेद 18 तक बात करेंगे, 19 से कल की वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत की वाली बीमारी है ना लोगों को, वो सब छूट जाएगी इस अनुच्छेद से। ठीक है, चलिए तो अस्पृश्यता का उन्मूलन याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में बात की गई है। ठीक, अनुच्छेद 18 में बात क्या की गई है? अनुच्छेद 18 में ध्यान दीजिएगा, यहां पे यहां बोला गया है सैन्य व शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियां नहीं ली जाएंगी। अन्य उपाधियां नहीं ली जाएंगी। ठीक है, सर हो गया है ना, सर महात्मा गांधी, सर फलाना रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फलाना नहीं मतलब सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये चीजें बोल दी गई अनुच्छेद 18 में, ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन यहां पर एक सवाल आपके मन में भी आया होगा, जो सोच रहे होंगे उनके मन में आया होगा, जो ऐसे करके बैठे होंगे, अरे यार बोर कर रहा है यार, तो उनके मन में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो उनके मन में क्या आया होगा? जो सोच रहे होंगे उनके मन में आया होगा, भाई साहब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये सब का उपाधि नहीं है भाई साहब? नहीं है कि है? ये देख लीजिए। इसी चीज को चैलेंज किया एक राघवन ने, राघवन जी थे एक, उन्होंने चैलेंज किया कि क्या भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण ये सब के वो नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला, राघवन केस में बोल दिया गया, राघवनवाद में, कि भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म श्री, पद्म भूषण ये सब क्या है? ये उपाधियां नहीं है। ठीक, अगर आपसे अनुच्छेद 18 में सीधे ऑप्शन में पूछ ले उपाधियों का उन्मूलन, तो वो सही होगा। यहां पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं उपाधियों का उन्मूलन। ये भी अगर डायरेक्ट पूछ लेता है ऑप्शन में आप, तो ये भी टिक कर देंगे आप। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 18 तक हो गया आपका। तो 19 से हम लोग जो स्वतंत्रता का अधिकार है, एक तरह से अनुच्छेद 19 में हम लोग सारे पार्ट करेंगे कि ए बी सी डी ई तो गायब हो गया है, एफ तक हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, चलिए ई नहीं गायब हुआ है, एफ गायब हो गया है, तो हम लोग कल देखेंगे क्या है, उसके लिए ट्रिक भी आप बताऊंगा मैं आपको, पूरा याद हो जाएगा उसको। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स बताइएगा, और अगर वीडियो अगर डेली चाहिए आपको तो इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ताकि आपको बार बार वीडियो ढूंढना ना पड़े। ठीक है, सब्सक्राइब करने से भी नहीं होगा, आपको बेल आइकन का जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन अपने आप चला जाए, तो आप तुरंत क्लास कर सके, जैसी क्लास अपलोड हो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और उन बच्चों तक भी ये चीज़ें पहुंचाइए जो महंगी शिक्षाओं को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो महंगे 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के बैचेस हैं उनको नहीं ले पा रहे हैं, और यहाँ पर कंटेंट आपको पर्याप्त दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस झिला झिला करके आगे बढ़ा दिया जा रहा है, चीज़ें पर्याप्त डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ मैं जितना हो सक रहा है। ठीक है, और हम लोग इतनी बार रिवाइज करेंगे इसको कि चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ रिवाइज कर लिया, कल एक बार और देख लेंगे, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर के वहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, पुनः एक बार बोल दिया हमने। ठीक है, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है, धन्यवाद।